नमस्कार स्टूडेंट्स। शुरुआत करेंगे इस पेपर की बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट से, जिनको कि हम ब्रायोफाइट्स के नाम से जानते हैं। और ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स भी कहे जाते हैं। डिवोनियन पीरियड में इनका उद्भव हुआ था, ऐसा माना जाता है। और क्योंकि इनमें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और बिना पानी के फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है, इस वजह से इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। प्लांट ऐसे होते हैं कि इनको जो हैबिटेट है वो बहुत डाइवर्सिफाइड होता है। स्पोर्स से यूजुअली ये ग्रो करते हैं, लेकिन जो इनके और भी प्लांट के हिस्से हैं, छोटे छोटे वो टुकड़े हैं, वो भी अगर कहीं पर गिर जाते हैं और तो अच्छे सीज़न आने पे, जो इनका अच्छा सीज़न है वो बरसात का होता है, तो उस दौरान ये अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और पूरा पूरा एक मैट और कॉलोनी टाइप की बना देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये सब जो सरफेस है, सॉइल सरफेस, उसके ऊपर मैट की तरह है। इसके अलावा ये चट्टानों पे भी ग्रो कर जाते हैं। तो जहाँ कहीं भी हल्का फुल्का पानी रुक सकता है, नमी बहुत देर तक रिटेन कर सकती है और धूप छाँव मिलती रहे, एकदम पूरी धूप भी ना मिले और पूरी छाँव भी ना मिले, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो आज के जो इस लेक्चर में हम इन्हीं प्लांट्स के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे। और क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो अभी तो हम बता देंगे, लेकिन आगे आने वाले वक्त में उनकी डिटेल्स को हम जो आगे के लेक्चर्स हैं उनमें हम देखेंगे, पढ़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि इनका उद्भव कब हुआ था। तो उद्भव में हम देखते हैं कि इनका जो उद्भव है वो ये माना जाता है कि पैलियोज़ोइक एरा में हुआ था। और उसमें भी ख़ास तौर से देखें तो डिवोनियन पीरियड है, जहाँ पर इनको पहले इम्प्रेशंस मिले हैं प्लांट के, और बहुत से फॉसिल प्लांट इसमें देखे गए वो डिवोनियन पीरियड के ही हैं। तो यही माना जाता है कि डिवोनियन पीरियड में ये दुनिया में वजूद में आए। फर्स्ट लैंड प्लांट कहा जाता है क्योंकि पानी से ज़िंदगी हट के ज़मीन की तरफ जब आई है तो पहले यही प्लांट मिले हैं। और जैसा मैंने अभी बताया था कि इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इस वजह से इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। स्टडी कोई अगर कर रहा है ब्रायोफाइट्स की तो हम ये कहेंगे कि वो ब्रायोलॉजी में काम कर रहा है। और जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी है इंटरनेशनल लेवल पे, वो जॉन हेडविक साहब हैं। और इंडियन फादर में बात करें तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप साहब थे, जिनको माना जाता है कि उनकी वजह से इंडिया में ब्रायोफाइटा की शुरुआत हुई और ब्रायोलॉजी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाई जाने लगी, जो आज तक बदस्तूर जारी है। तो उसका क्रेडिट जाता है एस आर कश्यप साहब को। अब हम बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी क्या होती है इनकी। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी डाइवर्सिटी मिलती है इन प्लांट्स में। हालांकि फर्स्ट लैंड प्लांट है, लेकिन इनमें ये ताकत होती है कि लगभग हर उस जगह पे जहाँ पे नमी रिटेन हो सके थोड़े वक्त के लिए और इनको पानी मिल जाए फर्टिलाइजेशन के लिए, और थोड़ा शेडी प्लेस हो, डैम प्लेस हो, तो वहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं। कुछ ऐसे भी ब्रायोफाइट जेरिक कंडीशन में भी ग्रो करते हैं। तो ऐसा हम हमेशा नहीं कह सकते कि सिर्फ इनको शेडी और मॉइस्ट जगह चाहिए। अगर ये जेरिक और ये एरिड कंडीशन में भी बहुत से ब्रायोफाइट्स हमें मिल जाते हैं, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन जो हैबिटेट्स के लेवल पे वो बहुत ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि ये स्वैम्प एरिया है, वहाँ पर भी मिलेंगे। लेक्स के आसपास जो ज़मीन होती है वहाँ मिल जाते हैं। स्ट्रीम के आसपास की जो चट्टानें हैं उन पे ये मिल जाते हैं। और वैसे तो ये जहाँ कहीं भी पाए जा सकते हैं जहाँ पर इनके लिए थोड़ा बहुत भी इन्वायरमेंट सूटेबल हो, चाहे वो माइक्रो लेवल पे हो या मैक्रो लेवल पे हो। तो इस फिगर में हम देख रहे हैं यहाँ पर ये चट्टान के ऊपर ग्रो करता हुआ है। ये सेक्सिकोलस, इसको हैबिटेट कहेंगे। ब्रायोफाइट से सेक्सिकोलस टाइप के होते हैं जो चट्टानों पे ग्रो करते हैं, वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहाँ पर। उसके अलावा ये आप देखिए, ये जो सॉइल सरफेस है उसके ऊपर ग्रो करते हुए ये कुछ फॉर्म्स हैं। तो ये प्लेटफॉर्म होती हैं, एकदम प्रोस्ट्रेट ग्रो करती हैं सरफेस के ऊपर चिपकी हुई। इसी तरह से ये कॉल्टिकोलस है, जो बड़े प्लांट होते हैं, खासकर जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट होते हैं, उनके तनों के ऊपर ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये प्रोलिनिया या पोरेला टाइप के प्लांट्स होते हैं, जो कि पूरी इसमें एकदम इसको अच्छी तरह से स्टेम को, जो बड़े प्लांट्स के होते हैं एंजियोस्पर्म के या जिम्नोस्पर्म के, उनको कवर कर लेते हैं। और ये हैंगिंग भी हो सकते हैं और एकदम सप्रेस भी हो सकते हैं सरफेस के लिए। इसी तरह से जो मार्केंशियल्स में प्लांट आते हैं वो पेड़ों पे तो नहीं उगते, लेकिन हम देखेंगे कि वो जो भी नमी वाली ज़मीन है, सॉइल है, एकदम रॉकी कंडीशन ना हो, थोड़ा बहुत उनमें मिट्टी वगैरह मिल जाती है और वो नम रहती है, तो वहाँ पर इस तरह के ये मार्केंशियल्स के तैलस आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉसेस में कई फॉर्म होती है। मॉसेस कुछ जेरिक भी होते हैं, कुछ डैम कंडीशन वाले भी होते हैं। तो ये फुल सनलाइट में मिलने वाले मॉसेस हैं। यहाँ पर ये आप कैप्सूल्स देख रहे हैं,
और इसी तरह से ज़मीन पर जो शेडी प्लेसेस में मॉसेस मिलते हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता है हैबिटेट्स के संदर्भ में। अब हम बात कर लेते हैं जो मेजर फाइला इसके अंदर आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइट्स को अगर हम कहें तो ये ग्रुप है जिसमें छोटे और बहुत ही सिंपल टाइप के ग्रीन लैंड प्लांट्स होते हैं। और इसमें कुछ फॉर्म जो है एक्वेटिक भी हो सकते हैं, क्योंकि एम्फीबियंस हैं तो कुछ एक्वेटिक कंडीशन में भी प्लांट पाए जाते हैं जो पूरी तरह से पानी में ही रहते हैं। और अगर हम इसमें क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं तो हॉर्नवल्ट हमें मिलेंगे, जिसमें एग्जांपल आता है एंथोसेरॉस। यहाँ पर ये एंथोसेरॉस के आप अनलिमिटेड ग्रोथ वाले कैप्सूल देख रहे हैं जो कि लंबे लंबे ग्रो करते चले जाते हैं। और ये थैलस होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं और काई की तरह ज़मीन से चिपके हुए होते हैं। इसी तरह से लिवर वर्ल्ट में बात करें, जो बड़े लिवर वर्ल्ट होते हैं उनमें एक डुमोंटेरा है, ये पूरी तरह से पानी में या पानी के आसपास ही मिलता है। तो इसके आसपास क्या मतलब, इसके ऊपर एक पानी की फिल्म होना ज़रूरी है, अगर वैसी कंडीशन होती है तभी ये डुमोंटेरा आपको मिलता है। सूखी जगहों पे डुमोंटेरा हमें देखने को नहीं मिलते। लीफी लिवर वर्ल्ड में बात करें तो पोरेला है, जो कि हमें कॉल्टिकुलस फॉर्म में बड़े प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता हुआ मिल जाता है। और वहीं मॉसेस में देखें फिस्कोमेट्रियम है, जो कि हमें दोनों तरह की कंडीशन में मिलता है। जो ब्राइट सनलाइट है वहाँ पे भी कुछ फॉर्म इनकी ग्रो कर जाती हैं कुछ स्पीशीज़, और जो डैम कंडीशन है वहाँ पर भी ग्रो करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एक फिनोमेना आता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। हालांकि आप एल्गी में भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ते हैं, और वहाँ पर हमने देखा था कि वो आइसोमॉर्फिक कंडीशन होती है। जो गेमेटोफाइट और जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है वो दोनों एक सी होती हैं, लेकिन ब्रायोफाइट में ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्टिंग फेजेस मिलती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो लाइफ साइकिल का होता है वो दो कंट्रास्टिंग फेज़ का होता है। इसमें पहली जो है गेमेटोफिटिक फेज़ होती है, ब्रायोफाइट के थैलस जो हैं वो यूजुअल जो अपनी लाइफ है उसका 80% टाइम गेमेटोफिटिक ही रहते हैं और थोड़ी देर के लिए स्पोरोफिटिक फेज़ में आते हैं। और ये गेमेटोफिटिक इसलिए कहलाती है क्योंकि इस फेज़ से जो जनरेशन होती है वो गैमेट्स की होती है, और उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं, उनके अपने अपने क्रोमोसोम होते हैं। और यही फॉर्म जो है वो डोमिनेंट ब्रायोफाइट की फॉर्म होती है। तो अगर कोई थैलस आप देख रहे हैं, जैसे ये थैलस देख रहे हैं, तो ये इसका ये सारा पार्ट गेमेटोफाइट है और ये सिर्फ थोड़ा सा पार्ट इसका स्पोरोफिटिक प्लांट है। और अगर हम ये स्पोरोफिटिक कंडीशन नहीं देखते हैं तो पूरा प्लांट हम गेमेटोफाइट ही बोलेंगे। तो ये एग और स्पर्म ये प्रोड्यूस करते हैं, वो फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। और उसके बाद जो दूसरी फेज़ आती है सेकंड फेज़, उसे हम कहते हैं स्पोरोफिटिक फेज़, जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट कहलाता है, या फिर उसको फेज़ भी कह सकते हैं। और ये जो स्पोरोफाइट होता है इसमें कैप्सूल पाया जाएगा, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कैप्सूल। स्टॉक होता है, ये स्टॉक आप देख रहे हैं। और फुट होता है, फुट जो यहाँ कहीं एम्बेडेड कंडीशन में मिलता है। और ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं होता, तो इसको जो अपना शुरुआत है वो गेमेटोफिटिक के बिना नहीं हो सकती। तो ये हमेशा इसमें इंटरडिपेंडेंसी बनी रहती है। ईच स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस अ गेमेटोफाइट, और जब स्पोर ये निकल जाते हैं यहाँ से निकल आएंगे, तो जब ये छिटक के कहीं भी गिरते हैं तो दोबारा से जर्मिनेट करते हैं और गेमेटोफाइट को फिर से बना लेते हैं। तो स्पोरोफाइट की जो इंटरमीडिएट अवस्था है वो जैसे ही स्पोर बनता है तो स्पोर दोबारा से गेमेटोफाइट हो जाता है। तो इसी के बीच में ये साइकिल चलती रहती है। इस तरह से इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, जिसमें एक गेमेटोफिटिक फेज़ है और एक स्पोरोफिटिक फेज़ है। जहाँ पर आप ये देख रहे हैं जितनी भी पत्तियाँ हैं, राइजोइट्स हैं, स्टेम में, ये सब गेमेटोफाइट है, और जो ऊपर का पोर्शन बनता है रिप्रोडक्टिव स्टेज वाला वो सब स्पोरोफाइट है। तो अब हम इसका अगर ओवरव्यू देखें तो जो प्लांट्स हैं वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स हैं। तो हम देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक फ्लोरा है जो इस वक्त मोस्ट प्रिवेलेंट है दुनिया में, उसके बाद दूसरे नंबर पे आने वाले प्लांट्स ब्रायोफाइट हैं। और इसमें लगभग जो आज तक एस्टिमेटेड है उसमें 25,000 के आसपास स्पीशीज़ डिस्कवर हो चुकी हैं, और बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो अभी डिस्कवर होना बाकी हैं। और ज़्यादातर जो इनको डाइवर्सिटी मिलती है वो हमें मिलती है ह्यूमिड एरिया और डैम्प एरिया में, और टेम्परेचर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर थोड़ी बहुत मॉडरेटली वार्म का क्लाइमेट हो, और अगर उमस होती है तो और बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं। दे कैन विदस्टैंड बीइंग फ्रोजन इन स्नो विदाउट डैमेज, और पानी में जो है जैसे पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो उस बर्फ़ में भी ये पड़े रहते हैं और इसमें कोई डैमेज नहीं होता। जैसे ही वो बर्फ़ पिघलती है तो प्लांट अपनी एक्टिव अवस्था में आ जाता है। तो ये प्लांट्स रिसरेक्शन प्लांट्स भी कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वाटर बैलेंस का बड़ा अच्छा सिस्टम होता है
और ये इनकी तकनीक जो है आजकल जो हायर प्लांट्स है उसमें उन जीन्स की आइडेंटिफिकेशन की जा रही है ताकि उनको हम वहाँ पर हायर प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकें जो कि डेसिकेशन टॉलरेंस नहीं शो कर पाते उनमें। एज ब्रायोफाइट्स आर सिंपल प्लांट, तो ये हमने जान ही लिया कि सिंपल प्लांट है, कुछ ज़्यादा इसमें बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं अलग अलग, और जो लाइफ साइकिल है वो भी बहुत सिंपल होती है। तो इनमें कोई भी इंटरनल जो मीन्स होते हैं जैसे कि जाइलम फ्लोएम होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ये सब नहीं होते। और इनमें पत्तियां पाई जाती हैं, कुछ लीफी फॉर्म होते हैं, मॉसेस भी लीफी फॉर्म होते हैं, लेकिन ये जो वेस्कुलर प्लांट्स की पत्तियां उनके इक्विवेलेंट नहीं होती, क्योंकि वो वेस्कुलर प्लांट में वेस्कुलेचर होता है और यहाँ पर कोई वेस्कुलेचर नहीं होता। ब्रायोफाइट्स जो हैं वो मोस्टली इनमें वन सेल थिक, और कभी कभी इसमें मिडरिप पाई जाती है, कुछ में मिलती है कुछ में नहीं मिलती, इस तरह की पत्तियां होती हैं। और साथ ही साथ जो है स्टॉक भी होता है जो कुछ सेल का थिकनेस उसकी होती है, लेकिन उसमें भी कोई वाटर कंडक्टिंग या फूड कंडक्टिंग फ्लोएम और जाइलम जैसी चीज़ें नहीं मिलती। तो ये इसमें लैग करता है। तो वेस्कुलर सिस्टम अगर हम कहें तो किसी भी ब्रायोफाइट में आज तक नोन नहीं है। दे डोंट हैव रूट्स बट डू हैव फिलामेंटस राइजॉइड। अब रूट तो इसमें नहीं होती लेकिन इसमें राइजॉइड्स होते हैं जो थोड़ा बहुत रूट जैसा काम करते हैं, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। बेसिक फंक्शन जो इनका होता है वो इसका एनकरेज करने का होता है, और ज़मीन से कितना ये खाना पीना लेते हैं ऐसे इसमें बहुत डाउटफुल है। कुछ का कहना है कि न्यूट्रिशन में भाग लेते हैं, कुछ का कहना है लोगों का कि नहीं लेते हैं। दीज प्लांट्स डो नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, इसमें कोई फ्लावर जैसी चीज़ें नहीं मिलती। अब फ्लावर नहीं बनते तो सीड भी नहीं बनेंगे। और प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा जो उसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इतने बड़े नहीं होते जो हम उनको आसानी से देख सकें। तो एक क्रिप्टिक या हिडन मैरिज इनको कह सकते हैं, उस तरह की होती है, और उससे फिर स्पोर का प्रोडक्शन होता है। और इसी तरह से लगभग फंजाई में भी होता है, स्लाइम मोड में भी होता है, और बहुत से फर्न है वहाँ पर भी क्रिप्टोगैमिक फॉर्म्स होती हैं। तो अगर हम देखें तो क्रिप्टोगैम्स में प्लांट में तो हम ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा रखते हैं। फंजाई प्लांट्स में पढ़ाया ज़रूर जाता है, लेकिन उसको हम कम्प्लीटली प्लांट नहीं कह सकते, लेकिन वो भी क्रिप्टोगैमिक नेचर का होता है। और इन सब चीज़ों के बीच में ये ध्यान रखना है कि इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है जो कि हेट्रोमॉर्फिक कंडीशन होती है, ना कि आइसोमॉर्फिक कंडीशन होती है। तो ये एक लाइफ साइकिल है जो आपको बता देगी किस तरह से प्लांट्स ग्रो करते हैं, कैसे चलते हैं। तो अगर हम स्पोर जो फर्स्ट सेल है गेमेटोफाइट के उससे शुरू करें तो यहाँ पर स्पोर जर्मिनेट कर रहा है, उसके बाद वो यंग गेमेटोफाइट बनाता है। मॉस की बात हो रही है तो लीफी गेमेटोफाइट होगा, अगर लिवर बल्ट की हो थैलॉइड की तो वहाँ पर थैलस नुमा गेमेटोफाइट होगा। उसके बाद ये जो लीफी गेमेटोफाइट है इसमें अपनी अपनी ब्रांचेस पे मेल और फीमेल ऑर्गन्स बनते हैं। तो आर्चिगोनियम बनता है और इसी तरह से एंथ्रीडियम बनता है। एंथ्रीडियम से आप देख रहे हैं एंथ्रोजॉइट या स्पर्म्स निकलते हैं, और आर्चिगोनियम को वो फर्टिलाइज़ करते हैं। फर्टिलाइज़ करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और फिर यही जाइगोट जो है आगे चलकर जो एम्ब्रियो है वो डेवलपमेंट उसका होता है, और फिर उसी से जो स्पोरोफाइट है वो बनता है। तो ये कैप्सूल आप देख रहे हैं, स्टॉक देख रहे हैं, और जो फुट होता है वो कहीं यहाँ एम्बेडेड होता है। तो कैप्सूल मैच्योर होगा, मैच्योर होने के बाद उसमें स्पोर्स बनेंगे, स्पोर मैच्योर होंगे, और उससे जो है वो पूरी तरह से एक जो प्लांट है वो हमारा बन जाता है। और इन्हीं प्लांट्स में फिर से जो जनरेशन है वो दोबारा से गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक में बदल जाती है अलग अलग हिस्सों में। शुरुआत में तो वो गेमेटोफिटिक रहती है जिसमें पत्तियां होती हैं, स्टेम होता है, राइजोइड्स होते हैं। बाद में उसी में से स्पोरोफिटिक जनरेशन का उद्भव होता है जहाँ पर सीटा, कैप्सूल और यहाँ पर ये फुट बनते हैं। फिर मैचुरेशन होता है, कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिसमें कलिप्टरा पाया जाता है, कुछ होती हैं जिसमें कलिप्टरा नहीं पाया जाता। तो वो भी एक पार्ट होता है कि ये कलिप्टरा गेमेटोफिटिक पार्ट है जो स्पोरोफिटिक के ऊपर होता है। ये सवाल अक्सर पूछा भी जाता है कि कलिप्टरा की ओरिजिन क्या है, तो आंसर आपका होता है गेमेटोफिटिक, हालांकि वो स्पोरोफाइट के ऊपर मिलता है। और फिर इसमें अपरकुलम होता है, और कुछ में जो है उनमें तीत पाए जाते हैं, पेरिस्टोमियल तीत पाए जाते हैं जिनके संकुचन से स्पोर्स का रिलीज़ होता है हवा में, और ये गिर जाते हैं जब पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इनको अच्छा मिलता है, पानी की उपलब्धता होती है, तो ये फ़ौरन भी जर्मिनेट कर सकते हैं और नए प्लांट बना लेते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक लाइफ साइकिल है एक मॉस की।
इसी तरह से और भी लाइफ साइकिल अभी जब आप डिफरेंट डिफरेंट जनरा पढ़ेंगे तो उसमें भी उनकी अपनी रेस्पेक्टिव लाइफ साइकिल्स को पढ़ेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स के। तो प्लांट साइंटिस्ट ने दो तरह के लैंड प्लांट्स रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। इसमें तो ब्रायोफाइट्स हैं जो कि नॉन वेस्कुलर प्लांट है और नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स कहलाते हैं। दूसरे हैं ट्रैकियोफाइट्स या फिर जिनको हम वेस्कुलर प्लांट कह सकते हैं। तो ब्रायोफाइट को अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखें तो क्या है कि ये स्मॉल प्लांट हैं, हर्बेशियस प्लांट हैं और ग्रो क्लोजली पैक टुगेदर, एक साथ इकट्ठा एक पॉपुलेशन में ग्रो करते हैं, जो कि मैट फॉर्म में हो सकती है, कुशन फॉर्म में हो सकती है। जहाँ ग्रो करते हैं वो एरिया रॉक हो सकता है, सॉइल हो सकता है, एपीफाइट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। और दूसरे प्लांट पे ट्रंक पे भी ग्रो कर सकते हैं बड़े प्लांट्स के, और उनकी पत्तियों पे भी ग्रो कर सकते हैं। जहाँ पर भी कंडीशन बहुत सूटेबल होगी उसके हिसाब से इनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन है, हर दिन पानी बरस रहा है, तो ये बड़े प्लांट की पत्तियों के ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं। हवा अगर कम चलती है, पानी ज़्यादा गिरता है, तो पत्ती पे पानी ठहरा रहता है, तो वहाँ पर भी स्पोर जर्मिनेट करके इनकी पॉपुलेशन को बना लेते हैं। अब बात अगर की जाए कि दोनों ही लैंड प्लांट हैं, जो ट्रैकियोफाइट है, ब्रायोफाइट, दोनों ही लैंड प्लांट है, तो क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस की बात करें तो अगर हम ब्रायोफाइट में देखें तो ब्रायोफाइट में ये देखते हैं कि इकोलॉजिकली परसिस्टेंट टाइप के हैं। फोटोसिंथेटिक फेज़, ये लाइफ साइकिल की जो होती है वो हैप्लॉइड फेज़ होती है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन रादर देन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो जो इनकी जो डोमिनेंट अवस्था है वो गैमेटोफिटिक होती है, जबकि जो ट्रैकियोफाइट हैं उनकी डोमिनेंट अवस्था जो है वो स्पोरोफिटिक होती है। हम कहें कि आम अमरूद का पेड़ की जो हम बात कर रहे हैं, जो पेड़ देख रहे हैं, जो उनका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो क्या है, तो वो हम बोलेंगे स्पोरोफिटिक है। लेकिन जब हम ब्रायोफाइट्स में उसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो गैमेटोफिटिक होता है, जो हमें प्रभावी अवस्था दिखती है ज़िंदगी की उनकी। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हमेशा याद रखिए कि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज़ हमेशा गैमेटोफाइट होती है, और जो दूसरे ट्रैकियोफाइट हैं, चाहे हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की और एंजियोस्पर्म की, तो वहाँ पर डोमिनेंट अवस्था स्पोरोफिटिक होती है। अब ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफिटिक अवस्था है वो डोमिनेंट नहीं होती, तो बहुत कम वक्त के लिए ज़िंदा रहती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, और ये डिपेंडेंट होती है न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर, और उसी से ही ये अपना सारा भोजन वगैरह लेती है। तो इसमें उसके लिए पूरे स्ट्रक्चर बने होते हैं कि इसमें स्टॉक होता है, एक सीटा होता है, और ऊपर की तरफ सिंगल टर्मिनल स्पोरेंजियम होता है। तो ये तीनों चीज़ों से मिलके जो एक स्पोरोफिटिक अवस्था है वो बनती है, और कैप्सूल के अंदर इसमें स्पोर्स बनते हैं, और मैच्योर होने के बाद स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, तो प्लांट फिर से गैमेटोफिटिक अवस्था में पहुंच जाता है। अब दूसरी बात जो होती है, इसके जो अलावा इनको जो अहमियत की बात है, कि इसमें कोई भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं है। पहले भी बताया था, ये बात बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वो करेक्टर हैं जिन पर आप ब्रायोफाइट्स का आगे स्टडी पूरी चलेगी। जब भी हम कोई भी ब्रायोफाइट पढ़ेंगे तो हमें ध्यान। अब अगली जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसमें मोनोस्पोरेंजिएट नेचर होता है। मोनोस्पोरेंजिएट नेचर का मतलब है कि इसमें एक ही फॉर्म बनती है, अलग अलग फॉर्म्स इसमें नहीं बनती। तो इसको जो प्रपोज करने वाले थे वो गैनरिक और केन थे। 1998 में उन्होंने कहा था कि ये 3 ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रक्चरल लेवल, जो कि प्लांट एवोल्यूशन के अंतर्गत आता है और बहुत अपनी अहमियत रखता है। वो ये है कि सभी जो है मोनोस्पोरेंजिएट नेचर के होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल मोनोस्पोरेंजिएट होती है। Within this, the geological oldest group sharing a fossil record with the oldest vascular plant in Devonian era। और इसी वजह से जो है, जो बहुत ही पुराना एक फॉसिल रिकॉर्ड मिला है, जो कि ओल्डेस्ट ग्रुप माना जाता है जियोलॉजिकल बेस के ऊपर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स हमें डिवोनियन एरा में मिले हैं, जहाँ पर मोनोस्पोरेंजिएट नेचर शो होता है कि जो स्पोर्स हैं वो एक ही तरह के होते हैं, उसमें कोई भी हेट्रोमॉर्फी नहीं होती। तो ये एक बात कही जाती है कि कभी कुछ लोगों का कहना होता है कि हेट्रोमॉर्फिक नेचर जो है वो प्रिमिटिव है, और जो आइसोमॉर्फिक नेचर है या मोनो स्पोरेंजेट नेचर है वो एडवांस है। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने ख़त्म कर दिया, और केनरिक ओकेन ने ये बताया कि मोरो स्पोरेंजेट क्योंकि ब्रायोफाइट है और इनकी जो इवोल्यूशन में इनकी स्थिति है वो बाकी प्लांट से पहले है, तो यही माना जाएगा कि जो जो भी प्रिमिटिव तरीका है वो मोनोस्पोरेंजेट होना ही बेहतर है, और हेट्रो स्पोरेंजेट कंडीशन बाद में आई, जो कि इससे इवॉल्व होती है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें वो भी कुछ अलग टाइप का होता है, क्योंकि हमने 2-3 बार इसको पढ़ा कि ये एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं। तो
अगर हम किसी एक टिपिकल ब्रायोफाइट की बात करें, मॉसेस को ले लें, तो मॉसेस में लार्ज और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है जिनकी मदद से। बहुत से ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं जो कि यूनिसेक्सुअल हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो डायोशियस कंडीशन शो करते हैं। मॉसेस के केस में मेल सेक्स ऑर्गन्स को एंथ्रीडिया कहते हैं, और ये प्रोड्यूस होते हैं क्लस्टर में। कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? टिप ऑफ द शूट्स पे होते हैं। और वो जो ब्रांचेज जहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं उनको हम मेल ब्रांच, या फिर उन प्लांट्स को अगर सिर्फ उसमें मोनोशियस डायोशियस कंडीशन है तो मेल प्लांट कहेंगे। इसी तरह से फीमेल सेक्स ऑर्गन जिनको आर्चिगोनिया कहते हैं, ये भी जो है वो फीमेल प्लांट या फीमेल ब्रांच पे प्रोड्यूस होते हैं, और ये भी एक जो लीफ का गुच्छा है उसके बीच से निकलते हैं। अब जो इनमें स्ट्रक्चर बनते हैं मेल में, तो मेल जो है वो बहुत से मोटाइल स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है जो कि एक ब्राइट कलर के होते हैं। क्लब शेप्ड एंटीरिया उनमें पाए जाते हैं, और इसके उसी की मदद से जो एंथ्रीडिया बनते हैं, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, वो फिर एग की तरफ मूव करते हैं पानी की मदद से, और वहाँ पर वो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं। तो एग की कंडीशन कहाँ होगी? एग की कंडीशन जो है वो वास शेप्ड आर्चिगोनियम में पाई जाती है, और जो नेचर है वो कीमोटैक्टिक टाइप का होता है। और इसमें एक ख़ास बात ये आती है कि ड्रॉप मैकेनिज्म भी पाया जाता है कि जो पानी की बूंदें होती हैं वो गिरती हैं एंथीडिया के ऊपर, और स्प्लैश कप मैकेनिज्म में पाया जाता है। अगर कहने की बात यह है कि जो ये प्लांट एक बना, इस प्लांट की एक ये ब्रांच है, ये मान लीजिए कि ये एक मेल ब्रांच है, और यहाँ पर कहीं पर फीमेल ब्रांच है। तो अब ये हवा से तो इनमें मूवमेंट होता नहीं है, ये पानी की बूंदें ऊपर से गिरेंगी, और गिरने के साथ जो यहाँ पर स्पम्स होते हैं उनको उनको हिट करेंगे। हिट करने के बाद ये स्पम नीचे की तरफ गिरते हैं। तो जैसे आप चाय के कप में ऊपर से बूंदें टपकाएं तो आप देखेंगे कि चाय की छींटें कप के चारों तरफ गिरने लगती हैं, वैसे ही यहाँ पर जो स्पोर्ट्स हैं वो गिरने लगते हैं। इसी को कहते हैं स्प्लैश कप मैकेनिज्म। तो ये कभी कभी सवाल भी पूछ लिया जाता है कि स्प्लैश कप मैकेनिज्म कहाँ पाया जाता है, तो आप बता देंगे ब्रायोफाइट में, खासकर मॉसेस में ये देखने को मिलता है। अब जो स्पर्म्स होते हैं वो दो उसमें विप्लैश टाइप के फ्लैजिला होते हैं, और ये मूव कर जाते हैं इन फ्लैजिला की मदद से, छोटी छोटी दूरियों को तय करते हैं, और फिर फाइनली ये नेक के पास पहुंचते हैं जो आर्चिगोनियन नेक होती है। वहाँ पर तब तक एक ओपनिंग बन चुकी होती है। उसके अंदर का जो मटेरियल है, सिवाय जो एक्सेल है और जो वेंटर कैनाल सेल, वेंटर है और जो एक्सेल है, उसको छोड़ के बाकी सारी की सारी वेंट्रल कैनाल सेल और नेक कैनाल सेल ये सब डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, सोल्यूशन को बाहर निकालती हैं, म्यूसिलेज होता है, और वही इंटेंगल कर लेता है इन मूविंग स्पम्स को, और फिर वो एग की तरफ उसको ले जाता है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो अब क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ी, इसलिए इसको कहते हैं एम्फीबियस नेचर के प्लांट ये होते हैं। द क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉस पार्टली प्लांट्स ग्रेटली फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। तो इनकी पैकिंग बहुत पास पास होती है। आप कभी भी अगर नेचर में देखेंगे ब्रायोफाइट्स को तो दूर दूर प्लांट नहीं होते, ये सब एकदम आपस में एकदम घने तौर पे उगते हैं, क्योंकि वही बात होती है कि पानी इनको चाहिए तो होता है, लेकिन वो पानी ऐसा नहीं कि नदियों की धारा चल रही है और कई कई किलोमीटर पार कर जाए, बल्कि शॉर्ट डिस्टेंस ही होती है जिसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्लांट भी बहुत करीब करीब मिलते हैं। तो रेन फॉरेस्ट में अगर हम देखें तो ब्रायोफाइट्स जो हैं वो हर तरफ मिलते हैं, हर तरफ मिल जाते हैं, हैंगिंग फॉर्म भी मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो दो जो बड़े प्लांट हैं उनके ऊपर ही वो ग्रो भी करते रहते हैं। तो अगर हवा वगैरह चलती है तो उससे भी वो कभी कभी मूव कर जाते हैं, लेकिन बेसिकली हम देखेंगे बिना पानी की मदद के जो स्पम्स हैं वो आर्चिगोनियल नेक तक नहीं पहुंच पाते, और इसी वजह से इन प्लांट्स को हम ये बोलते हैं कि ये एम्फीबियस नेचर के होते हैं। क्योंकि जितने भी ब्रायोफाइट हैं, आज तक कोई ऐसा ब्रायोफाइट नहीं मिला जिसको रिक्वायरमेंट पानी की ना हो स्पम्स के डिस्पर्सल के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो हवा से ये उड़ तो जाते हैं, लेकिन तब भी नेक तक नहीं पहुँचेंगे, और नेक तक तभी पहुँचेंगे जब इनको एक वाटर फिल्म वहाँ पर मिलती है। इस वजह से इनको एम्फीबियस नेचर का कहा जाता है। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इन थ्री फाइला, जो शुरू में एक बार जिक्र भी हुआ था। इसमें आ जाता है हिपैटिकॉप्सिडा हो गया, एंथोसिरोटॉप्सिडा हो गया, और मॉसेस हो गए, जिनको कि ब्रायोप्सिडा कहते हैं, या ब्रायोफाइटा, इनको ट्रू ब्रायोफाइटा भी कहते हैं। अब इसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो मिला के अगर हम देखें तो 25,000 के आसपास प्लांट हमें मिल जाते हैं। तो इनका जो जो कि रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, और बहुत से अभी इसमें पता चलना बाकी है। तो उन 25,000 में 15,000 स्पीशीज़ जो हैं वो मॉसेस की मिलती हैं,
और मॉसेसी जो है एक तरह से बहुत ही प्रभावी फॉर्म है जो कि ब्रायोफाइट्स की हमें हर तरफ देखने को मिल जाती है। मॉसेस में जो स्पोर्स होते हैं वो सीधे जर्मिनेट करके थैलस नहीं बनाते, वो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको कि प्रोटोनीमा कहते हैं। और ये प्रोटोनीमा के दो हिस्से होते हैं, कॉलोनीमा और क्लोरोनीमा। तो ग्रीन वाला हिस्सा क्लोरोनीमा, क्लोरोफॉल ग्रीन, और कॉलोनीमा जो कि ग्रीन नहीं होता, रेडिश ब्राउन टाइप का होता है वो। तो दो ही स्ट्रक्चर बनते हैं। अब दो स्ट्रक्चर में एक जो है राइजोडल पोर्शन बनाता है, एक इसमें एक्सिस बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है सेल्स का, कि कुछ सेल्स कुछ बनाती हैं, कुछ सेल्स कुछ बनाती हैं, ये भी एवोल्यूशन के दौरान घटने वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। तो प्रोटोनीमा पे सवाल भी बहुत पूछा जाता है। तो कभी पूछा जाए तो क्या है प्रोटोनीमा, तो प्रोटोनीमा सुपरफिशियली रिजेंबल करती है एक फिलामेंटस एल्गी की तरह, और ये कई सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। फजी ग्रीन फिल्म जो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर आपको देखेंगे लंबे लंबे रेशे ग्रीन ग्रीन चले जा रहे हैं, तो लगता ही है कि एल्गी की है, लेकिन वो बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्राफाइट्स ग्रो करते हैं। और जैसे जैसे प्रोटोनीमा ग्रो करती है तो उसमें कुछ सेल्स कॉलोनीमा बनाने लगते हैं, वो उसके लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं, और कुछ जो है वो क्लोरोनीमा बनाने लगते हैं। तो इस तरह से जो उसका ग्रीन और जो नॉन ग्रीन प्लांट है पार्ट है केमेटोफाइट का, वो बनता है, और इस तरह से पूरा एक मॉस प्लांट तैयार हो जाता है। अर्ली डेवलपमेंट की बात की जाए तो क्या है उसमें देखने वाली बात, समझने वाली बात। तो ईच लीफी शूट कंटिन्यूज टू ग्रो apically producing leaves in spiral arrangement on the elongated stem। अब क्लोरोनीमा कॉलोनीमा बन गया, इसमें जो लीफी शूट है वो लगातार ग्रो करती रहती है, और उसमें जो लीव्स हैं वो स्पायरल अरेंजमेंट में पाई जाती हैं, और जो स्टेम है वो इलोंगेट करता रहता है, और उसके चारों तरफ स्पायरली अरेंज लीफ निकलती रहती हैं। इन मैनी मॉसेस द स्टेम इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेंट्रल स्टैंड। बहुत से मॉसेस में अगर हम सेक्शन करें तो उसमें हमें दो हिस्से मिलते हैं। एक सेंट्रल स्टैंड मिलता है जो कि थिन वॉल्स वाटर कंडक्टिंग सेल्स का बना होता है, हालांकि जाइलम नहीं होते लेकिन लगभग वैसे ही काम करते हैं, तो इनको कहते हैं हाइड्रोइड्स। तो ये भी सवाल कई बार आता है कि जाइलम जैसा काम करने वाली ब्राफाइट में कौन सी रचना है, तो आपका जवाब होगा सेंट्रल सिलेंडर में पाए जाने वाली जो थिन वॉल्ड वाटर कंडक्टिंग सेल्स हैं वो हाइड्रोइड कहलाती हैं, वो जाइलम की तरह काम करती हैं। और ये जो है ये सराउंडेड होता है पूरा पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स से, जहाँ पर थिक वॉल एपिडर्मिस पाई जाती है, वो चाहे जो बाहर की लेयर हो गई। तो अगर हम सेक्शन देखें तो ये तो सबसे पहले सबसे बाहरी लेयर हो गई एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस हो गई, ये थिक वॉल की हो गई। उसके बाद एक कॉर्टिकल जोन हुआ, और ये सेंट्रल जोन हुआ, ये हो गया कॉर्टेक्स हो गया, और ये हो गया कंडक्टिंग जोन, जिसके अंदर हमें हाइड्रोइड और लेप्टॉइड जैसी चीज़ें मिलती हैं। अब यही हाइड्रोइड अगर इससे लीफ निकल के जा रही है, ऐसे लीफ निकल के जा रही है, तो इसका एक कनेक्शन यहाँ भी जाता है, और वो लीफ जो है उनमें मिडरिप पाई जाती है। तो जिनमें मिडरिप पाई जाती है इसका मतलब वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं सेंट्रल सिलेंडर से। तो जैसे बड़े प्लांट्स में होता है वैसे इसमें भी होता है कि मिडरिप का पाया जाना ये आपको बता सकता है कि इसमें हाइड्रोइड पाए जाएंगे। तो मिड वेन जो निकल रही होती है जो कि एक्सटेंड करती है स्टेम और लीफ तक वो जाती है, तो ये बेस तक ही जाती है। कभी बहुत कम ऐसा होता है कि यहाँ तक जाए, थोड़ी बहुत जाती है, और जितना सप्लाई करना है वाटर और न्यूट्रिएंट्स का वो लीफ को कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट राइजोइट ने सबस्ट्रेट को एंकर किया, और उनकी मदद से थोड़ा बहुत पानी का अवशोषण हुआ। हालांकि मेजर जो पानी का अवशोषण है वो इनके थैलस की सरफेस से ही होता है, और फिर जो वाटर का मूवमेंट है वो इस तरह से जो एक्सिस है उससे लीफ की तरफ हो जाता है। तो जब इस तरह की फॉर्म मिलती है तो हम ये जान सकते हैं कि ये जो जिसमें भी ये मिडवेन मिल रही है और जो सेंट्रल सिलेंडर मिल रहा है, तो ये पानी इनको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता, ये पानी से दूर होने वाली फॉर्म्स होती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो सेंट्रल सिलेंडर का हो गया। तो जैसे जैसे आप देखेंगे हायर प्लांट भी जब पानी से दूर आने लगे तो वहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम अच्छे से डेवलप होने लगा। तो इसी तरह से ब्रायोफाइट में शुरू तो हो गया था, लेकिन उसको जाइलम फ्लोएम नहीं कहा गया क्योंकि वो कोई डिफ्रेंशिएटेड सेल्स नहीं थी, और कुछ सेल्स थी जो कि वैसा काम करना शुरू कर चुकी थी। तो ये भी एवोल्यूशन में एक घटने वाली महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। अब है एसोसिएशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स जो हैं वो कभी कभी दूसरे भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके साथ भी ग्रो कर जाते हैं, तो वो भी देखते हैं। इसमें जो आंसर जो एग्जांपल बेस्ट आता है वो हॉर्नबर्ड्स का आता है। तो हॉर्नबर्ड्स जो हैं वो लिवर वर्ल्ड की तरह थैलस में देखने में मिलते हैं, क्योंकि इसमें भी सिंपल और स्पेशलाइज्ड थैलाइड गैमेटोफाइट होता है, लेकिन इसमें बहुत से करेक्टर फ़र्क होते हैं। उन जो करेक्टर फ़र्क होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरियम नॉस्टॉक पाया जाता है, जो कि इनकी जिसमें पाई जाने वाली जो स्मॉल कैविटीज़ होती हैं इनके थैलस में, उसके अंदर वो अपनी कॉलोनी बना लेता है।
तो ये क्योंकि नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो ये एंथोसेरॉस या हॉर्नवर्ल्ड के प्लांट जो हैं जिसमें इस तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उनको ये माना जाता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्लांट आने वाले वक्त में साबित होंगे। तो वही बात है कि साइनोबैक्टीरियम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस को, और ये अमोनियम में मतलब एक तरह नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन गैस को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया अमोनियम के फॉर्म में, जो कि मेटाबोलाइज हो जाती है, और इस तरह से ये जो कमी नाइट्रोजन की होती है बहुत सी जगह पर जहाँ पर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो अगर वहाँ पर हम ऑनवर्ड्स को लगा दें, उनको ग्रो करा दें, तो नाइट्रोजन की कमी उस पर्टिकुलर सॉइल में काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। इसके अलावा हॉर्नवर्ड जो है वो दूसरे लैंड प्लांट से फ़र्क होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो एक लार्ज एल्गल लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो ये एक एंसेस्ट्री दिखाता है कि एल्गी से ब्रायोफाइट बने हैं। तो ये एक कनेक्टिंग लिंक हो जाता है एल्गी और ब्रायोफाइट के बीच में, क्योंकि इसमें एक लार्ज एल्गल लाइक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जबकि हम देखते हैं कि हायर प्लांट्स में बहुत से न्यूमरस और छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें एल्गी की तरह भी क्लोरोप्लास्ट मिल जाता है। तो ये भी एवोल्यूशन और कनेक्टिंग लिंक के संदर्भ में एक इम्पॉर्टेंट प्लांट ग्रुप हो जाता है हॉर्नवर्ल्ड। और साथ ही साथ इसमें हॉर्न शेप के स्पोरोफाइट होते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ वाले। अब स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक एसोसिएशन की बात करें तो ये अभी तक हमने कई बार ये बात कर ली कि दोनों एक डिपेंडेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी लगभग वैसा ही होता है हॉर्नवर्ल्ड के केस में भी, कि यहाँ पर भी गैमेटोफाइट से ही स्पोरोफाइट निकलता है, लेकिन जो स्पोरोफाइट होता है वो शुरुआत में ग्रीन होता है, और ग्रीन होने की वजह से वो अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट भी शुरू में होता है, बाद में उसको उतनी डिपेंडेंसी थोड़ी बहुत चाहिए होती है, क्योंकि एंकर करके रखना है तो गैमेटोफाइट चाहिए, लेकिन न्यूट्रिशन के संदर्भ में 100% उसकी डिपेंडेंसी गैमेटोफाइट पे नहीं होती। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इसमें फुट पाया जाता है, लेकिन वो फुट एक पर्टिकुलर फुट टाइप का नहीं होता, और एक ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जो कि माइटोटिक डिवीजन लगातार करती रहती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, और इसी की वजह से जो लंबी लंबी लेंथ है वो बढ़ती चली जाती है। स्पोरोफाइट बहुत समय तक ग्रो करते रहते हैं और बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं। तो और जो इनका खुलना है वो एक साथ नहीं होता, इसमें जो स्पोरोगोनियम है या कैप्सूल हैं वो ऊपर की तरफ से खुलना शुरू होते हैं, तो ऊपर की तरफ मैच्योर स्पोर गिरते चले जाते हैं, और यही पे मैचुरेशन ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे चलता है। तो सेल की ग्रोथ नीचे से ऊपर चल रही है और मैचुरेशन ऊपर से नीचे चल रहा है, इस वजह से अनलिमिटेड ग्रोथ कैप्सूल की होती चली जाती है। और इनमें जो डिस्पर्सल होता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो यहाँ पर विंड इनको डिस्पर्स कर देती है, लेकिन फिर वही बात है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पर पानी की ज़रूरत इनको भी पड़ती है। तो ये आसपास तो पहुँच जाते हैं फीमेल प्लांट के, लेकिन बिना पानी के ये फर्टिलाइज नहीं कर सकते आर्चिकोनियम को। अब दुनिया भर में क्या इसका अकरेंस है, तो दुनिया भर में जैसा कि हर तरह के आपने देखा कि हर तरह के मौसम में ये पाए जाते हैं, तो दुनिया भर में भी हमें ब्रायोफाइट्स मिल जाते हैं। सबसे कम ब्रायोफाइट जो हैं वो जितनी भी रेतीली जगह है वहाँ मिलते हैं, क्योंकि वहाँ हवा तेज़ होती है, पानी की कमी होती है, सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि डाइवर्सिटी ना के बराबर होती है, लेकिन कुछ फॉर्म हैं जो वहाँ पर भी ग्रो कर जाते हैं। इसके अलावा हम देखें तो सभी में, क्योंकि इनमें ये क्षमता होती है कि ये जो बर्फ़ वाला आर्कटिक एरिया है वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं, और जो बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं, तो अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है, और दुनिया भर में लगभग हर जगह हम ये मान सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन जो इनका देखने को मिला है और ज़्यादा जो लोगों ने पढ़ा लिखा है वो नदर्न यूरोप है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर ये ज़्यादा किए गए हैं। और साथ साथ जो स्पैगनम प्लांट है उसको स्टडी बहुत लोगों ने की, क्योंकि ये एक इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट मॉस होता है, और बहुत जगह पर कोयले के बजाय स्पैगनम का इस्तेमाल होता है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब इस कुछ चीज़ की एम्ब्रियोनिक करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो एम्ब्रियोनिक ग्रोथ ऑफ द स्पोरोफाइट बिगिंस विद द आर्चिकोनियम। तो जैसे ही आर्चिकोनियम फर्टिलाइज होता है एम्ब्रियोनिक ग्रोथ इसकी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एट इस बेस और फुट ग्रोइंग एम्ब्रियो फॉर्म न्यूट्रिएंट ट्रांसफर जोन और प्लेसेंटा विद गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट से बिल्कुल जुड़ा हुआ प्लेसेंटा होता है जो आगे चलने वाले स्ट्रक्चर को सब कुछ न्यूट्रिशन वगैरह देगा, और इसमें जो न्यूट्रिशन मिलता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही टाइप का मिल जाता है। जो ऑर्गेनिक फॉर्म है वो भी इसको मिल जाती हैं और इस चीटा की मदद से, और जो इनऑर्गेनिक है वाटर में डिज़ोल्व होती हैं वो भी मिल जाती हैं। तो इसमें स्पोरोफिटिक स्टॉक हो गया जो ट्रांसफ़र करता है, एक चैनल बनाता है फुट से लेकर कैप्सूल तक इन चीज़ों को पहुंचाने के लिए।
और फिर वही जो आर्चिगोनिया जो फर्टिलाइज होती चली जाती है उसमें डिफ्रेंशिएशन होते हैं, और उसी के अंदर हम देखते हैं कि बाकी चीज़ें बनती हैं। उसके 3 फॉर्म हो जाते हैं, एक तो फुट बन जाता है, दूसरा सीटा बन जाता है और तीसरा कैप्सूल बन जाता है। फिर कैप्सूल जो है वो इसका एकदम टॉप मोस्ट पार्ट होता है। अब क्योंकि कभी ये गेमेटोफाइट में धसी हुई आर्चिगोनियम होती है तो जो कैप्सूल बाहर निकलता है तो उसमें कैप लाइक कैलिप्टरा भी निकल जाती है। तो कैप लाइक कैलिप्टरा जो है वो एक गेमेटोफिटिक ओरिजिन की चीज़ है जो स्पोरोफाइट पे होती है। तो ये दूसरी बार आपको बताया क्योंकि ये सवाल भी कई बार आ चुका है और आता रहेगा। तो इस तरह से हम देखें जो कैप्सूल है उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि मियोसिस के द्वारा बनते हैं। तो ये भी सवाल होता है कि कैप्सूल में जो स्पोर्स बनते हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन होता है कि मियोटिक डिवीजन होता है। तो आपका आंसर होगा मियोटिक डिवीजन, क्योंकि इसकी वजह से जो हैप्लॉइडी है वो रिटेन होती है। अगर माइटोटिक हो जाए तो हैप्लॉइडी रिटेन ना हो पाए। एज अ मेच्योर कैप्सूल स्वेल्स, और जैसे जैसे कैप्सूल मैच्योर होता है वो फूलना शुरू करता है तो कैलिप्ट्रा जो है वहाँ से गिर जाती है, और कैलिप्ट्रा गिर गई तो कवर हट जाता है जिसकी वजह से जो कैप्सूल है वो तेज़ी से ड्राई होता है, ब्रेक ओपन हो जाता है टिप पर, और फिर ओपनिंग क्रिएट हो जाती है। अब उसके नीचे पेरिस्टोम टीथ होते हैं, पेरिस्टोम टीथ जो है वो उनका मूवमेंट शुरू होता है। इसमें पानी के जाने की वजह से उनमें संकुचन होता है, और उनमें भी एक ओपनिंग क्रिएट होती है जिससे जो स्पोर्स हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, और जो हवा है उन्हें सुखा देती है, और सुखाने के बाद फिर वो डिस्पर्स होके इधर उधर गिर जाते हैं। वो बरसात में भी गिर सकते हैं, पानी की बूंदों से भी गिर सकते हैं, हवा से भी गिर सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो दूर दूर तक सफ़र भी कर लेते हैं, चाहे हवा हो या बहता हुआ पानी हो। जहाँ पर स्पोर बहते हुए जाएंगे, जहाँ सेटल होंगे वहाँ पे नए प्लांट बन जाते हैं। अब जो वायबिलिटी है वो ये देखी गई कि 40 साल तक ये स्पोर्ट्स वायबल रहते हैं। अगर इनको सही सूटेबल कंडीशन नहीं मिलती तो ये 40 साल तक वायबल रहेंगे, उसके बाद ये ख़राब हो जाते हैं। तो अगर कोई ब्रायोफाइट कहीं 35-36 साल पहले कोई स्पोर गिरा हुआ है और उसको प्रॉपर कंडीशन आप दे दें तो वो उतना पुराने प्लांट का नया प्लांट बन जाएगा। तो ये इनमें बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है, और इसी वजह से जो इनकी डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और जितने भी मॉइस्ट हैबिटेट्स हैं वहाँ पर जर्मिनेशन हो जाता है, और दोबारा से अगर एक स्पोर जर्मिनेट कर गया, प्लांट बना लेगा और नई साइकिल को शुरू कर देगा तो वहाँ पर भी आप देखेंगे धीरे धीरे नई पॉपुलेशन बन जाती है। थैलॉइड नेचर के जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें ज़्यादातर बात होती है ऑनवर्ड्स की, और लीवर वर्ड्स जो थैलॉइड हैं जैसे मार्केंशिया वगैरह हैं। तो इनमें भी थैलस दो हिस्सों में बटा होता है, एक वेंट्रल होता है एक डोर्सल होता है। वेंट्रल जो सरफेस होती है उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें भी होती हैं, जैसे राइजॉइड्स पाए जाते हैं, वो आइसोमॉर्फिक भी हो सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, हेटेरोमॉर्फिक भी हो सकते हैं। साथ साथ उसमें स्केल्स पाए जाते हैं जो डेसिकेशन टॉलरेंस प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। गेमेटोफाइट भी है, वो भी अलग अलग होता है, उसमें कुछ में सेक्स ऑर्गन्स एम्बेडेड होते हैं, कुछ में सेक्स ऑर्गन्स बाहर की तरफ हवा में एलिवेटेड होते हैं। तो ये सब इसमें बहुत डाइवर्सिटी मिलती है। जब हम इसमें जीनस वाइज पढ़ेंगे डिटेल में तब इन सब बातों को करेंगे। बहरहाल मोटे मोटे तौर पे देखें तो इसमें फ्लैटेंड रिबन लाइक लीफ लाइक थैलस होते हैं जो दूर से हमको रिबन टाइप के दिखाई पड़ते हैं। बहुत करीब से आप लेंस की मदद से देखेंगे तो उसमें डॉर्सल सरफेस पे आपको एयर चैम्बर दिखाई पड़ेंगे, और वेंट्रल जो पोर्शन होता है वो स्टोरेज टिश्यू का होता है। और इसी तरह से इसमें जो एपिडर्मिस वगैरह है वो मिल जाती है, कोई क्यूटिकल वगैरह होती नहीं है। सरफेस खुली रहती है तो डेसिकेट भी जल्दी हो जाती है, लेकिन उतनी जल्दी वो फिर पानी को एब्जॉर्ब भी कर लेती है क्योंकि वो सरफेस से पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो फ़ौरन ग्रीन भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे जनरा हैं जिनके अंदर ऑयल बॉडीज़ पाई जाती हैं, और ये एरोमेटिक टाइप के ऑयल्स होते हैं, तो इनमें बहुत से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बायोफार्मास्यूटिकल के तौर पे मिलते हैं। और कुछ प्लांट ने ये दिखाया है कि उनमें अच्छी एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसरस क्षमता होती है, और बहुत से काम अब फार्मास्यूटिकल लेवल पे चल रहे हैं। ब्रायोफाइट से इन चीज़ों को निकाला गया है और उनका स्केल अप किया जा रहा है ताकि जो कैंसर है और जो माइक्रोब्स हैं उनसे लड़ने में मदद मिल सके। जो स्पोरोफाइट लीवर वर्ड्स के होते हैं उनको अभी बात भी हो गई है, फिर से एक बार इसको देख लीजिए कि स्पोरोफाइट जो है वो एक गेमेटोफाइट में डेवलप करता है। जो आर्चिगोनिया है फर्टिलाइज होने के बाद स्पोरोफाइट बनाता है और उसी में बाकी स्ट्रक्चर बनते हैं। अब जो सीटा की लेंथ है वो यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये 20 टाइम हो सकती है, अपने जो ओरिजिनल जहाँ से निकली है वो इलोंगेट कर सकती है। तो यहाँ पर इलोंगेशन कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जो जहाँ से जुड़ा हुआ होता है वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, इसकी वजह से इसकी लेंथ बड़ी बड़ी हो सकती है। डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल कंडीशन आपस उसके आसपास की क्या है।
और ये जो इलोंगेशन है ये एक तरह से अगर हम देखें कि जो एम्बेडेड कंडीशन होती है उससे बाहर की तरफ हवा में आता है और हवा में आने की वजह से ये डिस्पर्सल में सहायता देता है। तो हम ग्रेफाइट में अक्सर देखते हैं कि ये सीटा होते हैं लंबे लंबे और उसके बाद ये कैप्सूल बनते हैं। तो इनका मेन मकसद ही यही होता है कि जहाँ पर ये बने हैं हो सकता है गेमिटोफाइट बहुत छोटा हो, इतना ही छोटा हो। अब अगर यहीं बन के ख़त्म हो जाएंगे तो जो स्पोर्स हैं वो यहीं कहीं रह जाएंगे इतने एरिया में। तो ये एलिवेट करके बाहर आते हैं। अब जो स्पोर्स आएंगे तो वो दूर दूर तक जा सकते हैं। तो ये कुदरत ने इनको डिस्पर्सल के लिए जो इनकी सीटा की लेंथ है स्पोरोफाइट में लीवर वर्ल्ड्स में वो काफ़ी ज़्यादा दे रखी है। इसी तरह से हॉर्न वर्ल्ड में भी जो करेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो यही थे कि इसमें नॉस्टॉक पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है, साइनोबैक्टीरियम है। और इसकी मदद से अब आजकल जो है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स तैयार किए जा रहे हैं उनमें देखा जा रहा है कि हॉर्नबर्ड्स की अच्छी उपयोगिता साबित हो सकती है अगर हम इनको अच्छा से ग्रो कराने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसी से हम देखते हैं कि और भी ब्रायोफाइट्स में तमाम काम चल रहे हैं, कुछ इकोलॉजिकल लेवल पे, कुछ हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल लेवल पे, और कुछ इसकी स्टडी एवोल्यूशन के दौरान की जा रही है कि उससे एवोल्यूशन को समझा जाए। तो जो आयाम है वो लगभग हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब जो ब्रायोलॉजी किसी वक्त सिर्फ मॉर्फोटेक्सोनॉमी पे आधारित थी कि सिर्फ लोग करते थे, डाइवर्सिटी देख ली और किस में कहाँ कितने प्लांट हैं वो देख लिया और उसके बाद वो पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब देखा गया है कि इन प्लांट्स को कमर्शियली बहुत कम यूज़ किया गया था, लेकिन कुदरत ने कोई चीज़ फालतू पैदा नहीं करी है। तो अब इसका भी हम देखते हैं कि लोगों ने यूज़ कर रहे हैं और बहुत से नोवल कंपाउंड्स मिले हैं ब्रायोफाइट से, जो कि एक तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें बहुत उपयोगी है, एंटी कैंसरस ड्रग बनाने में बहुत उपयोगी है। तो अब बहुत लंबी लिस्ट है और जापान और चाइना के साइंटिस्ट इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इंडिया में इस तरह का काम अभी बहुत कम है, लेकिन आने वाले भविष्य में हो सकता है कि ये भी काम शुरू हो जाए और हम देखें कि बहुत से ऐसे नोवल कंपाउंड्स मिल गए हैं जो कि हॉर्नवर्ल्ड और मॉसेज और लीवर वर्ल्ड की मदद से हमें प्राप्त हुए और बड़ा अच्छा उनका यूज़ होगा फ्यूचर में। तो ये इसके इकोनॉमिकल और इकोलॉजिकल वैल्यू हो गए। अब अगर इकोनॉमिकल की बात करें तो स्फैग्नम का बहुत बड़ा यूज़ है। तो जब स्फैग्नम जीनस हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम इस बात को बहुत डिटेल में जान लेंगे, क्यों यूज़ है, कहाँ यूज़ है, क्या होता है। और इकोलॉजिकल हम देखते हैं तो सारे ब्रायोफाइट्स क्योंकि ये फॉरेस्ट में पाए जाते हैं तो एक वाटर बैलेंस है, मिनरल्स और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में ये किसी भी फॉरेस्ट सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो दोनों ही जगह इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है और उसको फिर हम जब जब जैसे जैसे जीनस आते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो उनकी इन इम्पोर्टेंस को अलग अलग भी बात करते चले जाएंगे। फिर बाद में हमें इसमें इकोलॉजिकल रोल डिटेल में तो पढ़ना ही है। तो ये तो हो गया एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर आपका जिसमें ब्रायोफाइट्स के बारे में जान लिया हमने, कौन फादर हैं, कौन इंडियन फादर हैं, क्या ब्रायोफाइट्स हैं, कौन से 3 मेजर फाइला हैं और हैबिटेट किस तरह का होता है, लाइफ साइकिल क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, आर्चिगोनियम की क्या इम्पोर्टेंस है और वाटर की इसमें क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों एम्फीबियंस कहा जाता है। तो ये सब बातें जो कभी कभी वाइवा वगैरह में पूछी जाती हैं वो हमने यहाँ पे कवर अप कर ली। अब अगले लेक्चर में इसके आगे की बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अब कोई भी आपके सवाल वगैरह हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।